हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी के साथ साथ हमने जो एक और सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, चैप्टर कंप्लीट करते हैं। फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री या मेंस में जो भी क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस या यूपीएससी में या अदर स्टेट में बन सकते हैं, उसको हम कंप्लीट करवाते हैं। उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट जो वीडियो आती है, जितने भी प्रीवियस ईयर में उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उसको कंप्लीट करवाते हैं। तो जिस किसी ने भी इसको नहीं देखा है, हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 16 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज के 16 चैप्टर का जो है, इसके हम प्री और मेंस में बनने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसको जो जो डिटेल में जो हमने चैप्टर कंप्लीट करवाया है, इसके पहले वाली जो क्लास है उसको आप जाके देखेंगे, तब इसको करेंगे तो आपको जो है ईज़िली आपसे सारे क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं होता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें क्या है कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है, उसमें केवल निर्वाचित निर्वाचित लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सदस्य इसके अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में सांसदों के मतों का मूल्य इस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है। सभी सांसदों का समान मत मूल्य होता है। सभी सांसदों, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा का मत मूल्य समान होता है, और यह विधायकों के कुल वोट को सांसदों की संख्या से विभाजित करके निकाला जाता है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। तो इसमें क्या है, एसटीवी प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है, सही है। मतदान गोपनीय होता है, सही है। नामित सदस्य मतदान करते हैं, तो इसमें जो है क्या है, नामित सदस्य जो है मतदान इसमें नहीं करते हैं, केवल जो है निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। जनसंख्या 1971 की जनगणना पर यह आधारित होता है। नामित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। यह विशेषतया संसद और विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्यों के द्वारा सीमित है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए दया याचिका अधिकार आर्टिकल 72 में कौन सा शामिल नहीं है। तो इसके अंतर्गत जो है कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, पांच प्रकार से जो है वो दया याचिका दया कर सकते हैं। पहला क्या है, क्षमा। दूसरा क्या है, दंड में परिवर्तन। सी क्या है, न्यायालय के निर्णय को पलटना, ये गलत है। दंड में माफ़ी जो है ये सही है। राष्ट्रपति न्यायालय के निर्णय को पलट नहीं सकते हैं, केवल सजा में बदलाव या क्षमा दे सकते हैं। न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल जो है 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति का महाभियोग किस कारण पर आधारित होता है। तो यह संविधान के उल्लंघन पर आधारित होता है। किसके कारण होता है, संविधान का जो उल्लंघन होने पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति पर टिप्पणी सही टिप्पणी है। इसमें क्या है कि अध्यादेश जो है 6 सप्ताह तक वैध रहता है सत्र शुरू होने के बाद। संसद के सत्र में आने के बाद अध्यादेश केवल 6 सप्ताह तक ही वैध रहता है। इसे न्यायपालिका के द्वारा अनुचित पाए जाने पर निरस्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा कथन गलत है। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति धन विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर सकते हैं। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को लौटा नहीं सकते, उन्हें इस पर हस्ताक्षर करना ही होता है। ये धन विधेयक को भी अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो किसमें बताया गया, आर्टिकल 111 में आर्टिकल जो है 368। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर यदि नया राष्ट्रपति नहीं चुना गया हो तो क्या होता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उसका उत्तराधिकारी पदभार धारण न कर ले। भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहता है जब तक उत्तराधिकारी कार्यभार धारण नहीं कर लेता है। किस स्थिति में राष्ट्रपति स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं।
राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए, अध्यादेश जारी करने के लिए और दया याचिका से संबंधित जो निर्णय है, मतलब ये 72 है। और ये क्या है, राष्ट्रपति शासन जो है किससे संबंधित है, आर्टिकल जो है 352 से लेके जो है 352 से लेके 360 के अंतर्गत आता है। 356 में जो है राष्ट्रपति शासन है, और अध्यादेश का किसके अंतर्गत है, 123 के अंतर्गत। ये सभी क्षेत्र जो हैं जहाँ राष्ट्रपति की भूमिका अधिक स्वतंत्र और निर्णायक होती है। यद्यपि सलाह लेना होता है, परंतु अंतिम निर्णय उनका होता है। फिर क्या है, एसआर मुंबई केस का संबंध किससे होता है, राष्ट्रपति शासन की संवैधानिक सीमा से। एसआर मुंबई बनाम भारत सरकार 1994 केस में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को सीमित करने का मार्गदर्शन दिया। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ संविधान में कहाँ पर वर्णित की गई हैं, तो ये वर्णित की गई हैं आर्टिकल 52 से लेकर 78 में। आर्टिकल 123 मतलब जो है इसमें क्या है, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई है। फिर नेक्स्ट क्या है, 352 से लेकर 360 तक जो है ये राष्ट्रपति शासन से जो संबंधित है। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ उपर्युक्त अनुच्छेदों में फैली हुई हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, अध्यादेश को संसद के सत्र में आने के कितने समय के भीतर अनुमोदन प्राप्त करना होता है, तो कितने समय के भीतर, 6 सप्ताह मतलब 6 वीक। यहाँ पे आप 6 वीक जो है इसको जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि 6 वीक होगा कि 6 मंथ होगा। अध्यादेश संसद के सदस्य आने के बाद अधिकतम 6 सप्ताह तक ही वैध रहता है। उसके बाद इसे स्वीकृति नहीं मिलने पर यह समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव हेतु न्यूनतम प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। ये सारी जो बातें हैं वो हमने इसके पहले वाला जो चैप्टर है उस पर जो है हमने, मतलब इसके पहले और इसके पहले की जो वीडियो है उस पर हमने पूरा डिटेल से जो समझाया है। आप लोग उसको करने के बाद जब इस जो है वीडियो में आएंगे तो आप लोगों को सारे जो है क्वेश्चन आप लोगों से ईजिली हो जाएंगे। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति किसे इस्तीफा देते हैं, राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं किनको, ये जो है उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं। और उपराष्ट्रपति किसे इस्तीफा देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। जो अभी हमारे जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने जो इस्तीफा दिया है, तो किसको दिया है, वो हमारे जो प्रेसिडेंट को दिया है, द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रपति की अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होती है, तो यह जो है राज्य सरकार के द्वारा पारित आदेश पर लागू नहीं होती है। यह जो है किस पे लागू होती है, मृत्युदंड पर, सैन्य मामलों से जुड़े दंड पर, या केंद्रीय कानून के अंतर्गत आने वाले अपराधों पर लागू होती है। राज्य अपराधों की क्षमा का अधिकार राज्यपाल को आर्टिकल 161 के तहत जो है, ना कि राष्ट्रपति को दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है, तो कौन सा अनुच्छेद कहता है, 79। आर्टिकल 79 स्पष्ट करता है कि संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। मतलब संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो ये कौन बात करता है, ये बात करता है आर्टिकल 79। फिर क्या है, संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकता। यह किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ये 44वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 44वें संशोधन 1978 के बाद राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य बना दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए वोट मूल्य किस वर्ष की गणना पर आधारित होते हैं, तो ये 1971 की गणना पर आधारित होते हैं। ये संविधान के जो है 84वें संशोधन के द्वारा के अनुसार 2026 तक 1971 की जनगणना ही मान्य रहेगी। तो ये भी फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को हटाने में कोई भूमिका नहीं निभाता है, तो कौन नहीं निभाता है, राज्य की विधानसभाएं। राष्ट्रपति के महाभियोग केवल संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जा सकता है, विधानसभाओं की इसमें कोई भूमिका नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव कब तक संपन्न हो जाना चाहिए यदि पद रिक्त होने वाला हो, तो ये कितना जो है, पद रिक्त होने के पहले जो है 60 दिन के भीतर। चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने के 60 दिन पहले संपन्न हो जाना चाहिए। किसमें बताया गया, आर्टिकल 62 के अंतर्गत बताया गया है। तो ये हमने जो है क्या देखे, प्री इस चैप्टर से रिलेटेड जो है प्री में बनने वाले क्वेश्चन को हम देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हम देखेंगे। उसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख है, परंतु कुछ विशिष्ट स्थितियों में उसकी भूमिका निर्णायक बन जाती है, विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे।
जिस किसी ने भी इस चैप्टर को डिटेल में देखा है, हमारा जो इसके पहले वाली जो वीडियो है उसमें डिटेल में जो देखा है, तो वो इस सारे क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये जो बात कही गई है किसमें बताई गई है, ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 52। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि केवल जो है आपका चैप्टर कंप्लीट होने के साथ साथ आप ना केवल प्री की तैयारी कर रहे हैं और ना ही मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप दोनों की जो है इंटीग्रेटेड तैयारी कर रहे हैं। आपकी प्री की भी तैयारी हो रही है, आपकी मेंस की भी तैयारी हो रही है, इंटरव्यूज़ के साथ में तैयारी हो रहा है। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति जो है भारतीय गणतंत्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसमें जो है किसमें बताया गया है, आर्टिकल 52 ये बात करता है। सामान्यतः प्रतीकात्मक पद माने जाने के बावजूद कुछ स्थितियां उन्हें निर्णायक भी बनाती हैं। मेन बॉडी में क्या लिखेंगे, सामान्यतः राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 74 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट क्या है, लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें प्रधानमंत्री जिसमें जो है वह स्वयं जो है उनको सलाह की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। दूसरा क्या है, दया याचिका आर्टिकल 72 और राष्ट्रपति शासन 356 की घोषणा और अध्यादेश आर्टिकल 123 का निर्णय। कठिन विधेयकों पर दोबारा सलाह लेना या विलंब करना। तो इसको जो है हमने क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब इसको हम करंट अफेयर के साथ जो अपडेट करते हुए बताएंगे कि यहाँ पे कुछ फैक्ट देंगे कि 2022 में बिल्किस बानो के मामले में क्षमादान पर राष्ट्रपति की मूक सहमति विवादास्पद रही। नेक्स्ट क्या है, 2017 में रामनाथ कोविंद के द्वारा कृषि अध्यादेशों पर हस्ताक्षर जिसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठे। तो ये हमने जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट कर लिया। इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति न केवल प्रतीक हैं बल्कि लोकतंत्र की नैतिक संतुलनकारी शक्ति भी हैं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का जो राष्ट्रपति है एक ही समय पर संघीयता और एकात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है, समझाइए। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव जिस प्रकार से होता है वह संघीय व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता दोनों को ही दर्शाता है। संघीय पक्ष अगर हम देखेंगे तो क्या है कि राज्यों में निर्वाचित विधायकों की भागीदारी राज्य की जनसंख्या के अनुसार वोट का मूल्य तय होता है। ये किसमें बताया गया है, आर्टिकल जो है 55 के अंतर्गत। एकात्मक पक्ष क्या है कि समान रूप से सांसदों की भागीदारी। राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, न कि किसी राज्य का। संतुलन, संसद और राज्यों के कुल मतों का समान अनुपात। एक व्यक्ति एक भारत पर प्रतिनिधित्व संतुलित। इसको जो है करंट के साथ लिंक करेंगे कि 2022 में द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना, एक जनजातीय महिला का शीर्ष संवैधानिक पद तक पहुंचना राष्ट्रीय समावेशन और प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव न केवल संघीय गणराज्य की संरचना का उदाहरण है बल्कि समरसता और समावेशता का आदर्श भी है। तो ये हमने जो है मेंस का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है जो कि मेंस में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत में राष्ट्रपति का महाभियोग संविधान की गरिमा की रक्षा का तंत्र है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता पर प्रश्न चिन्ह भी है, चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। आर्टिकल 61 में हमने बताया है महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है और ये महाभियोग कब लगाया जा सकता है, केवल संविधान के उल्लंघन पर। केवल एकमात्र ऐसा आधार है जिसके आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर। तो कौन सा आधार है, संविधान का उल्लंघन के आधार पर। कौन सा अनुच्छेद इसके अंतर्गत बात करता है, अनुच्छेद 61 इसके अंतर्गत जो है बात करता है। तो इसका हम मेन बॉडी का पार्ट में हम क्या लिखेंगे कि प्रक्रिया की विशेषताएं, जिसमें संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से यह प्रक्रिया लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है। प्रभावशीलता के प्रश्न क्या है, आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं हुआ है। संविधान की उल्लंघन की परिभाषा अस्पष्ट है, मतलब संविधान के उल्लंघन की जो है परिभाषा कोई जो है स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है। राजनीतिक बहुमत की आवश्यकता है, प्रक्रिया को निष्प्रभावी बनाती है। संविधान की गरिमा बनाम व्यवहारिक बाधाएं, वैकल्पिक विचार। इसके संदर्भ में न्यायपालिका द्वारा महाभियोग से इतर नियंत्रण नहीं, यह सिंबॉलिक थ्रेट अधिक है। इसमें क्या है कि अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रक्रिया संविधान की मर्यादा की रक्षा के लिए है, परंतु इसके क्रियान्वयन में व्यवहारिक सीमाएं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति का प्रयोग विधायी प्रक्रिया के समानांतर एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश तब जारी होता है जब संसद सत्र में ना हो।
इसके जो मेन बॉडी का पार्ट है उसमें हम क्या लिखेंगे कि सैद्धांतिक इसका उद्देश्य क्या है कि आपात स्थिति में कानून लाने हेतु संसद का विकल्प नहीं अस्थायी विकल्प है। नेक्स्ट क्या है, दुरुपयोग की संभावनाएं, बार बार अध्यादेश जारी करना, जनता की राय या विमर्श का अभाव। उदाहरण, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2015 और कृषि कानून अध्यादेश 2020। इससे संबंधित जो है न्यायिक विवेचना के संदर्भ में जो है बात दिया गया है। डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य 1987 में अध्यादेश का दुरुपयोग असंवैधानिक बताया गया। कृष्णा कुमार सिंह केस 2017 में अध्यादेश की पुनरावृत्ति को अनुचित कहा गया। कृषि कानून अध्यादेश 2020 बिना पर्याप्त संसद बहस के लाया गया था। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अध्यादेश का सीमित और विवेकपूर्ण उपयोग ही लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति केवल संवैधानिक शक्ति नहीं बल्कि मानवीय विवेक का भी परीक्षण है। चर्चा कीजिए। इसमें सबसे पहले हम इंट्रो में क्या देखेंगे। इंट्रो में हमने लिखा है कि अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान, दंड, निलंबन और अन्य शक्तियाँ देता है। इसकी मेन बॉडी में क्या लिखा है कि संवैधानिक विशेषता न्यायिक सजा को संशोधित करने की अंतिम शक्ति होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप नहीं है परंतु संतुलन स्थापित करता है। फिर के जो है इसमें क्या है, मानवीय पक्ष में क्या है, अंतिम आशा की किरण, पारिस्थितिक आधारित विवेक जैसे कि जो है गरीबी, मानसिक स्थिति और लंबी सजा। विवाद और आलोचना, विलंब जैसे जो है अफजल गुरु को फांसी दी गई, पारदर्शिता की कमी देखने को मिली और राजनीतिक दबाव की आशंका भी रही। बिल्किस बानो केस में दोषियों की क्षमा पर राष्ट्रव्यापी बहस, क्या यह जन भावना बनाम न्यायिक सिद्धांत का संघर्ष है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि क्षमादान शक्ति केवल संवैधानिक नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग क्यों माना जाता है जबकि यह विधायी कार्यों में भाग नहीं लेते हैं। विश्लेषण कीजिए। तो इसमें हम क्या बताएंगे, आर्टिकल 79 में बताएंगे कि संसद जो है किसके बराबर हो, संसद को के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संसद में कौन कौन शामिल होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है। आर्टिकल जो है 1(1) के अंतर्गत 1(1) में बताया गया है। संसद को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने का अधिकार दिया गया है। धन विधेयक संसद में राष्ट्रपति की अनुमति से ही लाया जाता है, इसलिए उनकी भूमिका औपचारिक नहीं आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राष्ट्रपति शासन केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन को अस्थिर करता है। SR मुंबई केस के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हम क्या बताएंगे, आर्टिकल 356 का प्रयोग करेंगे। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगता है। पहले इसका राजनीतिक दुरुपयोग होता रहा है। कब से, इसको जो है कौन सी जो है ईयर है, 1977, 1980 और 1989 के बारे में डिटेल में बताएंगे। फिर SR मुंबई केस 1994 के बारे में बताएंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीमाएं तय की हैं। न्यायिक समीक्षा संभव है, विधानसभा में बहुमत का परीक्षण आवश्यक है। वर्तमान में PR अधिक न्यायिक नियंत्रित हो गया है लेकिन खतरे अभी भी मौजूद हैं। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट, मतलब क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं मेंस के। आप लोगों को जो है हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, UPSC एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए।